नमस्कार प्यारे दोस्तों। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का हम चैप्टर कर रहे हैं। मुद्रास्फीति की डेफिनेशन व मुद्रास्फीति के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने समझ लिया था। अब हम ये देखेंगे कि मुद्रास्फीति जो हम देखते हैं कि वे 4% हो रही है, 5% हो रही है, 6% हो रही है, 10% तक चले गई, ये मुद्रास्फीति कैलकुलेट कैसे होती है, ये बेसिक आपको जानना भी बेहद आवश्यक है। चलिए तो हम क्या टॉपिक आज समझेंगे, मुद्रास्फीति की गणना। अब मुद्रास्फीति की गणना के लिए देखो दो मेथड है। एक तो मेथड कहलाता है प्राइस इंडेक्स मेथड और दूसरा कहलाता है ये जीडीपी डिफ्लेटर मेथड। आप खूब सुनते होंगे न्यूज़पेपर में कि देखो कंज्यूमर प्राइस में इतना इंक्रीज आ गया, इतना डिक्रीज आ गया, या होलसेल प्राइस में जो सामान है उनकी कीमत बढ़ गई या कम हो गई। ये कैसे देखते हैं? ये देखते हैं, दो इंडेक्स होते हैं, दो सूचकांक होते हैं। एक तो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको हम थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए आपने घर में कई बातचीत करते हुए भी सुना होगा कि बेटा एक काम करो, ये साबुन वाबुन लेके आ रहे हो घर के लिए, थोक की दुकान से लेके आओ, वहाँ पर हमें इसकी कीमत कम मिलेगी बनिस्बत की रिटेल शॉप पे आप लेने जाएंगे तो। होलसेल प्राइस मतलब होलसेलर, मतलब बहुत बड़ी बृहद संख्या में अपने पास जो सामान रखता है वो होलसेलर हो गया, और उस सामान को वो आगे नीचे सप्लाई करता है रिटेल शॉप पे, कंज्यूमर शॉप जिनको हम बोलते हैं। मतलब कि होलसेलर पे वह लोग सामान लेने जाते हैं जो बड़ी मात्रा में सामान लेते हैं। सपोज करें जैसे आप अपने महीने का राशन या महीने का घर का सामान लेने गए, तो आप एक साबुन लेने इसके पास जाएंगे तो एक बार मना कर देगा, साहब बोला हम एक सामान छोटे छोटे क्वांटिटी नहीं देते हैं, हम होलसेलर हैं, आप हमसे 1 दर्जन साबुन ले जाओ, हम आपको दे देंगे। अच्छा, लेकिन कंज्यूमर शॉप पर आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या स्थिति है, वहाँ पर आप एक साबुन लेने जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको होलसेलर पे कम कीमत पे मिलेगा। मतलब कि जो रिटेलर का मार्जिन है वह घटा के आपको होलसेलर दे देगा और रिटेलर आपको अपना मार्जिन जोड़ के वो सामान देगा। यहाँ तक क्लियर है? एक बार ये जो प्राइस इंडेक्स मेथड है इसको समझने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों तुम्हें सूचकांक के बारे में जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। ये इंडेक्स बनता कैसे है, होता क्या है इसमें, और इसमें कैलकुलेशन इन्फ्लेशन की होती कैसे है। इसके साथ साथ देखो हमें 2-3 टर्म और समझनी पड़ेगी। एक हम समझेंगे बेस ईयर, एक हम समझेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक हम समझेंगे कोर इन्फ्लेशन। एक बार इस सूचकांक को समझ लेते हैं, उसके बाद ये छोटी छोटी बारीकियां हैं इन्फ्लेशन की टर्मिनोलॉजीज की, इनको भी समझ लेंगे। एक फार्मूला और देख लो। स्टार्ट करने से पहले एक बॉक्स बनाना, उस बॉक्स में फार्मूला लिख लेना। इस फार्मूला को समझ लो। हम ये क्या देख रहे हैं, इन्फ्लेशन देख रहे हैं। देखो मैंने क्या लिखा, x वर्ष की कीमत स्तर माइनस x माइनस 1 वर्ष की कीमत स्तर अपॉन x माइनस 1 वर्ष का कीमत स्तर, और 100 से गुणा कर दिया। 100 से क्यों गुणा कर दिया, हम परसेंटेज में हमारी इन्फ्लेशन रेट बताते हैं। देखो x वर्ष की कीमत स्तर से मेरा क्या तात्पर्य, जैसे अभी चल रहा है 2020, मैं सितंबर माह ले लेता हूँ। सितंबर माह में आलू की कीमत 10 रुपये थी, तो 10 रुपये आ जाएगी आलू की कीमत, माइनस 1 वर्ष पूर्व x माइनस 1, मतलब कि सितंबर के ही 2019 वर्ष में आलू की कीमत क्या थी वो यहाँ पर आ जाएगी, बटे सितंबर मंथ की ही 2019 मंथ की ही जो आलू की कीमत चल रही थी वो आ जाएगी। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि आलू में कितना मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ा है, और 100 से तो हम गुना कर देंगे। 100 से गुना करते क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 12 रुपये किलो आलू हैं, लेकिन 1 वर्ष पूर्व 10 रुपये का था किलो का, और ये हमने 10 कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, परसेंटेज में शो करने के लिए। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आ गया 2/10 गुना 100। तो कितना प्रतिशत आपके इंक्रीज हुआ, ये चलेगा, ये चलेगा 20%। कितना परसेंट इन्फ्लेशन आया है आलू की कीमत में, 20% का इजाफा हुआ है आलू की कीमत में। स्पष्ट है? अच्छा, इसको मैं आपको और डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये ब्रैकेट में लिख लेना, और ये बेसिक अपना एक एग्जाम्पल हो गया। आगे देखते हैं। इंडेक्स समझने से पहले हम छोटा सा एक उदाहरण देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ आप, ये एक औद्योगिक श्रमिक है, 1982 में इसकी 1000 रुपये सैलरी थी। कितनी सैलरी थी, 1000 रुपये सैलरी थी। और यदि मैं
2020 की बात करूं तो इसकी सैलरी आज 12,000 रुपये। तो 1982 से 2020 में जो सैलरी का इंक्रीज हुआ है वो ऑलमोस्ट 12 गुना हुआ है। स्पष्ट है। देखो सैलरी तो 12 गुना बढ़ गई, लेकिन मुझे क्या एक बात भी समझाओ कि 1982 और 2020 में जो 12 गुना सैलरी बढ़ी है, क्या आपके जीवन स्तर में भी इसी अनुपात में वृद्धि हुई है क्या? इसको आप ऐसे समझो कि 1982 में जो आपका जीवन स्तर था, आपने उसको आज भी मेंटेन करके रखा हुआ है क्या? खाने पीने में कोई कमी आई है क्या? या कपड़े लत्ते पहनने में कोई कमी आई है कि पहले आपके पास 3 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, अब आपके पास 1 जोड़ी रह गया तनख्वाह बढ़ने के बाद भी? ऐसा हुआ है क्या? या हम पहले भी सब आराम से 3-4 जोड़ी कपड़े पहन लिया करते थे। हाँ, क्वालिटी में उसमें ज़रूर कमती बत्ती होती थी क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, लेकिन पहले जो हम जीवन जीते थे, सुखद जीवन जीते थे, आज भी हम 12,000 रुपये में वो जीवन जी रहे हैं क्या? ये हमें मूल चीज़ देखनी पड़ेगी। मुद्रास्फीति का जीवन स्तर से बहुत गहरा संबंध है। हम क्यों इतना जोर देती है, पूरी इकोनॉमी लगी रहती है आजकल। देखो मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने भी तय कर दिया कि साहब अब तो हम देश में ये व्यवस्था देखेंगे कि महंगाई दर कंट्रोल में रहनी चाहिए। कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत के बीच में रहनी चाहिए? आपको मैंने कई बार बताया है, 4% ±2 कर लो, ये हमारे बेंचमार्क है। इसके बीच में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अपनी इन्फ्लेशन रेट को काबू में रखना है। ठीक है ना? तो ये आप इसको अब बैठ के थोड़ा सा सोचना कि ये जो 12,000 रुपये तनख्वाह हुई है, 12 गुना तनख्वाह बढ़ी है, तो मेरा जीवन स्तर में कमती आई है, बढ़ोतरी आई है कि जैसा पहले था वैसा का वैसा है? समझ गए? तो ये 12 गुना का मैं रिलेशन किसके साथ आपको शेयर करूंगा? अपने जीवन स्तर के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, अब एक और देखो, है ना, ये टेबल और समझो एक बार। देखो मैंने इस टेबल में क्या शो किया है आपको, ये कुछ वस्तुएं हैं, ABCD, कुछ भी हो सकती है, आलू टमाटर गाजर टीवी फ्रिज, जो भी, कुछ भी मान लो आप। ये आधार अवधि की कीमत लिखी मैंने। आधार अवधि से मेरा क्या तात्पर्य, देखो इसको समझ लेना। आधार अवधि, देखो जब भी आप कोई भी इंडेक्स बनाओगे ना, तो इंडेक्स हम जब भी बनाते हैं तो 2 कुछ अवधियों की चरों को हम इवैल्यूएशन करते हैं, जिनके माध्यम से कोई रिजल्ट पे पहुंचेंगे। और मुद्रास्फीति के लिए भी ध्यान करो कि हमें कोई ना कोई आपको बताना पड़ेगा कि साहब ये एक अवधि है, इस अवधि से इस अवधि के बीच में कीमत बढ़ी या घटी और उसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो इसको बताने के लिए हमें एक आधार अवधि चाहिए, बेस अवधि चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि साहब मेरे दादाजी के समय तो 50 रुपये किलो देसी घी मिलता था, तो मैंने आपको क्या बताया, मेरे दादाजी के समय, तो वो मैंने आधार अवधि मान लिया। लेकिन जब हम स्टैटिस्टिकली इसको प्रूव करेंगे तो हम कोई ना कोई फिगर लेते हैं। जैसे आधार अवधि को मैंने मान लिया कि ये जो 2 रुपये, सपोज करो आलू 2 रुपये किलो हैं, ये मैंने आधार अवधि ले ली 1982 की ले लीजिए। चलो 1982 की ले लीजिए, करंट का ले लीजिए, 2011 का ले लेते हैं। मैंने आधार अवधि ले ली 2011, मतलब 2011 में जब 2 रुपये किलो आलू मिलता था, तो आज वर्तमान में कितने का मिल रहा है? 4 रुपये का मिल रहा है। वर्तमान अवधि की कीमत कितनी आई है? 4 रुपये आई है। ये भी एक सिंपल टैबुलेशन है, एक बार इसको देख लो। तो मैं आपसे क्या बोलूँगा कि 2 रुपये के आलू आज 4 रुपये में मिल रहा है। अच्छा, एक तो ये तरीका कि मैं हर की आपको रेट बताऊं, एक दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि आधार अवधि को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान के चलते हैं। बेस ईयर को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 100 बेसिस पॉइंट जो हम कहते हैं। अच्छा, अगर इसको मैंने 100 मान लिया तो आज की समय में ये कितना हो जाएगा, बेस ईयर से 200 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ऑलमोस्ट। कितना हो जाएगा? दुगना हो गया कि भैया 100 रुपये है तो 200 रुपये हो गए, 2 रुपये का है तो 4 रुपये हो गया। इसी तरीके से यदि मैं अन्य आधार अवधि की कीमत देखता हूँ कि 5 रुपये की कोई वस्तु आती थी, आज 6 रुपये की आ रही है, तो उसमें कितना इजाफा हुआ? 20% का इजाफा हुआ। अगली बात, हम हमेशा इन्फ्लेशन को डिनोट किस में करते हैं? प्रतिशत में शो करते हैं। किस में शो करते हैं? प्रतिशत में शो करते हैं। इसी तरीके से C 4 रुपये की थी तो 5 रुपये की आ रही है, तो 25% का इसमें आपको देखने को मिलेगा कि भैया मुद्रास्फीति दर बढ़ गई। D 2 की थी, 3 रुपये की आज मिलती है, तो 50% का इसमें इजाफा हो गया। ये एक सिंपल टर्मिनोलॉजी, सिंपल इंडेक्स है। मुझे एक चीज़ बताओ, हमारे यहाँ पर इतने सारे आइटम हैं, अगर एक एक आइटम को मैं ऐसे दिखाऊं
तो क्या आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ जाएगा क्या कितनी मुद्रास्फीति? या तो मैं एक ही बोलूँ, अगर 4 ही आइटम हो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे आइटम हो तो उसको शो करने के लिए क्या करेंगे? अब समझ लेना, उसको शो करने के लिए सामान्यतः हम मुद्रास्फीति गणना करने के लिए 2 विधि और काम में लेते हैं। क्यों मैं समझा रहा हूँ, इसको समझ लो। 10 मिनट का छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इसके नाते तुम्हारे आगे तक की मुद्रास्फीति की कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तुम्हें फील आने लग जाएगी, जब भी फिगर देखोगे ना तुम उसके पीछे के कोर एनालिसिस को समझ जाओगे। 2 मेथड होते हैं देखो इंडेक्स में, यहाँ यही मैं आपको बता देता हूँ। एक दोस्तों हम बोलते हैं इसमें एग्रीगेट मेथड। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट मेथड। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट मेथड। और दूसरा बोलते हैं मेथड ऑफ एवरेजिंग। मेथड ऑफ एवरेजिंग, ठीक है ना? मेथड ऑफ एवरेजिंग, और एक होता है एग्रीगेट मेथड। हिंदी में इसको बोलेंगे समूहित विधि। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? समूहित विधि। और मेथड ऑफ एवरेज को बोलेंगे मूल्य अनुपातों की माध्य विधि। मूल्य अनुपातों की माध्य विधि। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। ये एक इंडेक्स होता है, हम जो मुद्रास्फीति कैलकुलेट करते हैं उसके लिए सामान्यतः ये 2 मेथड काम में लेते हैं। एक बोलते हैं एवरेजिंग और एक बोलते हैं मेथड ऑफ एवरेजिंग, मतलब मूल्य अनुपातों की माध्य विधि। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पहली विधि समझो। कौन सी विधि की बात कर रहा हूँ मैं? समूहित विधि, एग्रीगेटिव मेथड। जो हमने डेटा लिए थे उसी डेटा के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये P01 क्या है? P01 के माध्यम से हम निकाल रहे हैं कि भैया इस समय प्राइस में कितना इंक्रीज़ हुआ है, क्या डिक्रीज़ हुआ है। इसको डिनोट किया 01 से। अच्छा, ये P1 क्या है? ये P1 उस वस्तु की वर्तमान अवधि की कीमत है, प्राइस ऑफ करंट सिनेरियो में जो भी आ रही है। P0 क्या है? उसकी बेस ईयर की प्राइस है, मतलब कि आधार अवधि। जो हमने ये 2 डेटा लिए थे ना कि 4 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, तो वर्तमान 2020 में कीमत है, और 2011 में उस प्रोडक्ट की कीमत 2 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये या 2 रुपये थी। ठीक है ना? अब ये कैसे निकाला इसको देख लो। मैंने निकाला कि कीमत में जो परिवर्तन हुआ तो मैंने वर्तमान अवधि की कीमत जोड़ ली। ये आप सभी जानते हैं, इसको सम बोलते हैं। ये जो ई दिख रहा है ना आपको, तिरछा तिरछा से ई, इस निशान को समीशन बोलते हैं। मतलब कि ये जो P1 में जो सामान था उन सब को जोड़ दिया। ठीक है, तो मैंने 4 + 6 + 5 + 3 करके जोड़ दिया। किसको? वर्तमान अवधि। ध्यान रखना, वर्तमान अवधि की उस वस्तु की कीमतें, और ये आधार अवधि में वस्तुओं की कीमतें, इसको जोड़ा, 100 से गुना कर दिया, तो मेरा 138.5% आया। अब मुझे बताओ कितनी वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत कीमत में वृद्धि हुई? आप बोलोगे कि सर 38.5% कीमतों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्योंकि हमने बेस में क्या मान के चल रहे थे? 100 मान के चल रहे हैं ना। प्रतिशत में शो किया है ना हमने। जैसे ही प्रतिशत में शो कर दिया तो उसका रिलेशन हम किससे बताएंगे? 100 से बताएंगे। इसीलिए 38.5% क्या ये आपकी वृद्धि हुई है कीमतों में। अच्छा, अब देखो इसमें आप समझो, मुद्दे की बात समझो। सपोज करो 4 तो आलू है, ये 6 रुपये का आपका पेट्रोल है, 5 रुपये का आप मान लो पेन मान लो, और 3 रुपये का आप ऐसे कोई 3 रुपये का आप क्या मानोगे? 3 रुपये का कोई ऐसा आइटम मान लेते हैं हम जो बहुत कम खरीदते हैं, जैसे 3 रुपये का कोई काजू मान लो आप। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ये जो आलू हो गया, तेल हो गया, ये तो ऐसे वस्तु, ऐसे आइटम हैं जो हम फ्रिक्वेंटली खरीदते रहते हैं। क्या? फ्रिक्वेंटली खरीदते रहते हैं। लेकिन इस कैलकुलेशन में हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल हो, आलू हो, काजू हो, कोई भी आइटम हो, उसको तो समान महत्व दिया है हमने। उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है फिर हम देखेंगे। अगर ये पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो कंपैरेटिवली ये आपकी जो मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी तो सबकी भी साथ साथ बढ़ेगी ना। उसका प्रभाव कैसे हमें ध्यान में आया? देखो भैया, काजू तो हम 6 महीने में जैसे एक बार खाते हैं, आप डेली खाते हो तो अलग विषय है। सपोज करो हम 6 महीने में एक बार काजू खाते हैं, तो काजू को भी समान महत्व दोगे आप मुद्रास्फीति कैलकुलेट करते हुए। इसीलिए आप सभी जानते हैं हम क्या लेते हैं, एक भारित सूचकांक और बनाते हैं, भारित औसत सूचकांक। जैसे कि ये जो 4 आइटम थे, सपोज करो पेट्रोल है,
और फूड आइटम है। ये दो ऐसे आइटम है, आपने कहा कि सर ये हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, इनकी कीमत बढ़ने पर हमारे जीवन स्तर पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही आज के समय में प्याज 100 रुपये किलो हो जाएगा तो हमारे रसोई में सब कुछ गड़बड़ा जाता है साहब, वो हमारे जीवन स्तर को बड़ा प्रभावित करता है। टीवी, फ्रिज, मकान, दुकान, ये तो साहब बढ़ जाए इनका इतना प्रभाव नहीं पड़ता। गाड़ियाँ 10 लाख की आ रही है, 15 की हो गई तो नहीं आएगी तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस में सफ़र कर लेंगे। अरे भैया लेकिन भोजन की सामग्री महंगी हो गई तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे सर ये पेट्रोल, फूड आइटम इत्यादि जो सामान है इनको आप वेटेज ज़्यादा दीजिए। आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो ऐसे कोई कैलकुलेशन करिए कि इनका जो आप फाइनल कंक्लूजन निकाल के लेके आए उसमें इनका रिफ्लेक्शन ज़्यादा आए। तो ये तो सिंपल हो गया। इसी का हम एक और बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, भारित समूहित सूचकांक, मतलब वेटेड एवरेज। अब आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी हम क्यों बोलते हैं वेटेड एवरेज लिया है, वेटेड एवरेज लिया है। और आपको कई हमारे लास्ट 2011-12 में अपने आईएएस में प्रश्न भी आया था जिसमें पूछा गया था कि किस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन में आइटम का वेटेड एवरेज सबसे ज़्यादा है। जैसे फूड आइटम का सबसे ज़्यादा लेते हैं कि हम कैलकुलेशन करने में, भारित औसत सूचकांक, या पेट्रोल का लेते हैं। इस प्रकार से इनका एक बास्केट है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा अभी, लेकिन जितना है उतना समझते चलो। इसमें प्राइस का और जोड़ देना, मतलब कीमत है ना, मतलब इसमें प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। आपको ध्यान है ना, स्टार्टिंग में हमने दो बाइफिकेशन किए थे कि तो कीमत सूचकांक विधि के माध्यम से मुद्रास्फीति कैलकुलेट करते हैं, एक हम जीडीपी डिफ्लेटर के माध्यम से करते हैं। तो अभी हम कीमत सूचकांक विधि के माध्यम ही देख रहे हैं सारे। अब इसको एग्जाम्पल से और समझ लो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट मोस्टली क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसको और समझ लेते हैं। भारित समूहित कीमत विधि, देखो इसमें हम कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब देखो पहले तो केवल क्या था, कीमत हमने देखी थी और हमने वर्तमान में उस प्रोडक्ट की कीमत देखी थी। अब देखो वही 4 वस्तुएं, ये इसकी कीमत है, लेकिन इसमें मात्रा भी मैंने आपको बता दी, क्वांटिटी भी बता दी। मतलब कि भैया ये जो ए प्रोडक्ट था जो 2 रुपये की कीमत का था, 2011 में कितना बिकता था, 10 बिकता था। 5 रुपये का वो बी प्रोडक्ट था जो कितना बिकता था, 12 यूनिट बिकती थी। सी यदि 4 रुपये उसकी कीमत थी तो कितनी क्वांटिटी बिकती थी उसकी, 20 क्वांटिटी बिकती थी। और डी की यदि 2 रुपये कीमत थी तो कितनी क्वांटिटी बिकती थी उसकी, 15 बिकती थी। यहाँ तक क्लियर है। अब वर्तमान में स्थिति देखो 2020 में, जैसे ही इस 2 रुपये की सामान, मतलब ए वस्तु की जो कीमत 2 रुपये थी बढ़ के 4 रुपये हो गई, तब कितना बिकती है, 5 यूनिट बिकती है। अब ये जो 5 रुपये की थी 6 रुपये की हो गई, तो इसमें कितनी 10 इसकी यूनिट बिकती है। 4 रुपये जो 20 था, अब 1 रुपये बढ़ते ही ये भी कम हो गया, 2 रुपये की जगह 3 रुपये हो गया, तो इसकी भी क्वांटिटी में गिरावट आ गई बिक्री में। अब ये जो आपने देखा, मैंने मात्रा भी जोड़ दी। देखो ऐसा है, प्याज है, आपने देखो सरकार कैसे कैलकुलेट और करती है कि आपने देखा 10 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, तो हमने देखा हमारी मंडी में 1000 टन प्याज बिक जाता है। और जैसे ही हमने 10 रुपये का 12 रुपये हुआ तो हमने देखा बाज़ार में जो 1000 टन प्याज बिकता था अब 700 या 600 किलो ही बिक रहा है, या 600 या 700 टन बिक रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि कीमत में अंतर आने से खपत पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि मुद्रास्फीति का बढ़ने से हमारे जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। समझे क्यों क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करने के लिए, ये आपको विषय ध्यान में आ गया। अच्छा ध्यान करो, ये जो विधि है ना, भारित समूहित कीमत विधि, जब आप वेटेड एवरेज लेते हो आधार अवधि की मात्रा का, क्या आधार अवधि की मात्रा को यदि आप वेटेड एवरेज मान लेते हो, आप सोच रहे होंगे साहब क्या गणित की कक्षा में चले गए हैं। देखो 10-15 मिनट की बात है, दोबारा रिवाइंड करके समझ लेना, एक बार फिर देख लेना, लेकिन इसको तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखो मेरा तो बड़ा स्टॉन्च बिलीव रहता है कि जो भी इन्फ्लेशन पड़े, अगर आप ये इसकी गणना कैसे हो रही है ये ना समझे ना मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले टिपिकल और सब्सटेंशियल क्वेश्चंस को आप हल नहीं कर पाओ। समझ गए ना। और ये चिंता मत करो, ये 11वीं-12वीं की इकोनॉमिक्स से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एनसीईआरटी की, ये छूट गया ना तो कई बार संकट पैदा हो जाता है, साइंस समझने में दिक्कत आती है। मैंने आपको क्या बोला, अब एक बार ये सूत्र है, इसको मैं आपको हल करके बताता हूँ, फिर आगे की बात आपसे करूँगा। सूत्र वही पुराना वाला है, बस इसमें क्वांटिटी और जुड़ गई। तो मैं कैसे निकालूंगा इसको देख लो। ये मैं निकालता हूँ P1
क्यू क्वांटिटी, तो P1 अपन ने माना, सॉरी इसको कर देते हैं P1, ये 0 कर दिया था ना, ये P1 है। अब इसे कैसे निकालूंगा, P1 और Q0, ये Q0 है, इसको भी Q1 कर लेना, ये P1 है, ये Q0 है। तो मैंने क्या लिखा, 4 × 10 प्लस 6 × 12 प्लस 5 × 20 प्लस 3 × 15 डिवाइड किया मैंने बेस ईयर की कीमत और बेस ईयर की मात्रा को, 2 × 10 प्लस 5 × 12 प्लस 4 × 20 गुणा 2 × 15 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका जो आएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों वो आएगा 135.3। मतलब कि कितनी वृद्धि हुई है, देखो अब मेरी बात समझो, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमने मात्रा तो ली थी बेस ईयर की, कब की, 2011 की, और वर्तमान अवधि हम कब की बात कर रहे हैं, 2020 की। तो मेरा इस कैलकुलेशन से आशय ये निकलता है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि सेम क्वांटिटी, जैसे कि ये सेम क्वांटिटी 2017 में हमारे पिताजी बाजार में सामान लेने गए और ये सेम क्वांटिटी की सामान अगर 100 रुपये का लेके आए, तो आज 2020 में हमारे पिताजी बाजार जाएंगे और ये सेम क्वांटिटी 10 सामान ये, 12 सामान ये, 20 सामान ये, 15 सामान ये, तो कितने का लेके आएंगे, 135 रुपये 3 पैसे का लेके आएंगे। मतलब कि हमारे पिताजी को सेम सामान को आज यदि खरीदने जाएंगे तो 35 रुपये 30 पैसे अधिक देने पड़ेंगे। समझ में आ गया ना समझ में, क्या इसका सेंस निकल रहा है। ये जो मैंने ऊपर किया था कि भैया समीशन किसका, प्राइस किसका, वर्तमान अवधि का, और क्वांटिटी कौन सी ले रहा हूँ मैं, आधार अवधि की। मतलब कि ये जो सामान तुम्हारे पिताजी ने जब 2017 में खरीदा था, आज सेम पर्ची तुम्हें पकड़ा दी जाएगी, जाओ बाजार से वही का वही सामान लेके आओ जो मैं 2017 में लेके आया था। तो पिताजी तो आपको 100 रुपये देंगे, तो आप क्या बोलोगे, देखो पिताजी उस समय 100 रुपये का आता था सामान, अब आपको हमें 135 रुपये 30 पैसे देने पड़ेंगे, छुट्टे का चक्कर पड़ेगा, तो 136 रुपये लेके जाना। समझ गए। तो कितने की मुद्रास्फीति आ गई, तो आपके पिताजी आपसे क्या बोलेंगे, बेटा देखो यही सामान मैं 2011 में लेके आया था तो 100 रुपये का आता था, और आज मतलब कि 2020 9 सालों में 35 रुपये इसका दाम, मतलब 35% महंगाई बढ़ गई। समझ गए ना, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे समझो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। अब मैं आपको बताऊंगा CPI और WPI। अब हम पहुंच जाएंगे किस पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में कैलकुलेशन कैसे चलती है। देखिए जो अभी देखा ना, एक बार उसको रिकैप कर लो, फटाफट कुछ समराइज़ कर लेते हैं छोटी छोटी बातों को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये वस्तुएं हैं, ये इनकी कीमत है, ये मात्राएं हैं, मतलब इतनी मात्राएं में आप सामान खरीद रहे हो। सेम यही वस्तुओं की कीमत आज की डेट में कितनी होगी, मतलब वर्तमान अवधि 2020 और आधार हमने मान लिया 2011 मान लिया, ठीक है। अच्छा, और यही इस कीमत पर हम इतनी मात्रा में सामान आज की डेट में खरीदते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला देखा था कि जब हमने इस मात्रा को, ये जो मात्रा है ना आधार वर्ष की सामान की, जब हमने 2011 आधार वर्ष माना और 2011 में हम यह मात्रा खरीदे थे कितने की, इस कीमत के हिसाब से, समझ गए ना। और 2020 में जब कीमत बढ़ गई तो हमारी कितनी मात्रा हम खरीद रहे हैं, ये मात्रा खरीद रहे हैं, मतलब कम मात्रा खरीद रहे हैं। समझ गए ना। लेकिन यदि हम कैलकुलेशन करते हैं इन्फ्लेशन की, वर्तमान कीमत की, जब देखते हैं कितना इन्फ्लेशन हो गया, और उसमें जब हम वेट किसको असाइन करते हैं, आधार वर्ष की मात्रा को वेट असाइन करते हैं, तो इसको बोलते हैं लेस पेयर। ध्यान रखना, लेस पेयर। लेस पेयर फार्मूले के बारे में आपसे क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे CPI में इसी फार्मूले के माध्यम से हम कैलकुलेशन करते हैं। यदि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में लेस पेयर फार्मूला आ गया हमारे एग्जाम में, तो हमको थोड़ा बहुत तो ध्यान होना चाहिए ना, है क्या। लेस पेयर फार्मूला क्या है, जब हम वेट असाइन करते हैं आधार वर्ष की मात्रा को, तो उस विधि को हम कहते हैं लेस पेयर फार्मूला, और उसमें कुछ नहीं करते। अब आपको ध्यान है, P1 मतलब वर्तमान प्राइस और Q0 मतलब आधार वर्ष की क्वांटिटी। तो हमने ये किया, वर्तमान की तो प्राइस ले ली, और जो मात्रा ली हमने, क्वांटिटी ली उस प्रोडक्ट की, वह कब की ली, 2011 आधार वर्ष की ली। और इसके माध्यम से जो हमने निकाला कि कितनी वृद्धि हुई कीमत में, तो हमने देखा 35.30 पैसे, मतलब कि 35 रुपये 30 पैसे की वृद्धि हुई
कहने का तात्पर्य वही कि पिताजी यदि 2011 में जो सामान खरीद के लेके आए थे 100 रुपये का, यदि वही सामान की सूची आज हमें खरीदनी हो तो कितने की आएगी? 135 रुपये 30 पैसे की आएगी। समझ गए? आधार वर्ष की जो मात्रा है उसको हमने वेट असाइन किया था, उसको भार असाइन किया था। और ध्यान रखना, लेस्पेयर फार्मूला हमारे CPI और WPI इनके लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं उसमें हम एक बास्केट बनाते हैं। बास्केट इन द सेंस कि मेरे घर में जो मुझे उपभोग के लिए वस्तुएं आवश्यक होती हैं उसका एक बास्केट बना लेते हैं कि साहब इतने आइटम हैं जो सामान्यतः हमारे यहाँ पे नागरिक खरीद के लेके आते हैं, तो उनमें कीमत में क्या परिवर्तन आएगा। उसमें खाद प्रोडक्ट भी हो गए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी हो गए, अन्य सभी प्रोडक्ट आते हैं। CPI में आप देखेंगे 697 मतलब 400 से अधिक प्रोडक्ट हैं, WPI में 697 के आसपास प्रोडक्ट है। वो अपन आगे की बात देखेंगे, अभी जितना समझा रहे हैं केवल उतना समझते जाओ, ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला और मैंने लिखा जिसमें क्या किया, देखो कीमत तो यही ली अपन ने, लेकिन मात्रा इस बार हमने आधार वर्ष की नहीं लेके वर्तमान वर्ष की ली। तो फॉर्मूला क्या हो गया? P1 Q1। P1 क्या है? अपना वर्तमान कीमत। Q1 क्या है? अपनी वर्तमान वर्ष की क्वांटिटी। और यहाँ पर क्या था? लेस्पेयर फार्मूले में क्या था? Q0 हम ले रहे थे, जो मात्रा ले रहे थे क्वांटिटी, वह आधार वर्ष की ले रहे थे। ये डिफरेंस समझ में आ गया? जब हम वर्तमान वर्ष की मात्रा को भार वेट असाइन करके हम कैलकुलेशन करते हैं मुद्रास्फीति की, मतलब कीमत की, तो हमें कितनी आती है? 132.1 रुपये आती है। मतलब कि 32 रुपये 1 पैसे, मतलब 32 रुपये 10 पैसे कीमत में वृद्धि हमें शो होती है। किसमें? प्राइस में। अच्छा, इससे क्या तात्पर्य हो गया? इससे तात्पर्य हो गया मेरे दोस्तों कि वर्तमान में जो सामान 132 रुपये 10 पैसे का आ रहा है ना, ये यदि आप आधार वर्ष में चल जाते तो आपको 100 रुपये में मिल जाता। मोटा मोटा बात ये है, थोड़ा सा इसका रिवर्स है। अब देखो ध्यान करना, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी बीच में जब गवर्नमेंट ने अपना बेस ईयर चेंज किया था। हमारे राजस्थान का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साहब ये बेस ईयर चेंज किया और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे कि बताओ इसमें से कौन कौन से सटीक इसके बारे में व्याख्या करते हैं। देखो आपको क्या दिख रहा होगा कि हमने जब वर्तमान मात्रा को भार मान के मुद्रास्फीति निकाली तो हम देखते हैं कि 32.10 आ रहा है, लेकिन यदि हमने आधार वर्ष को मात्रा को भार मान के निकालते हैं मुद्रास्फीति, तो 35.3% की मुद्रास्फीति हमें देखने को मिलती है। मतलब कि आधार वर्ष को हमने मान के अगर इन्फ्लेशन निकाली तो ज़्यादा ही, और हमने यदि वर्तमान अवधि के अंतर्गत मात्रा को भार असाइन करके मुद्रास्फीति निकाली तो कम आई। तो बड़े इकोनॉमिक्स कई कह रहे थे कि साहब ये सरकार ने तो क्या किया है, जगलिंग करी है। देखो डेटाओं से खेलें, अंकों से खेलें, नहीं तो मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है। इन्होंने क्या वर्तमान का मात्रा ले ली, लोग जो सामान खरीद रहे हैं उसके हिसाब से मुद्रास्फीति निकाली है। उनका कहना ये था कि साहब देखो, यदि आज आप ये समोसा पहले आप 2 रुपये के 10 लेके आते थे, अब तो 5 ही लेके आ रहे हो। आपके जीवन स्तर में तो गिरावट आई है। आप तो कह रहे हो कि मुद्रास्फीति कम हुई है। मुद्रास्फीति का संबंध जीवन स्तर से भी होता है, समझ रहे हो। यदि आप कितने देखो मुद्रास्फीति बढ़ तो गई है ना, लेकिन क्या आप सक्षम हो गया उतना सामान खरीदने के लिए? आज भी उस कैलकुलेशन को मुद्रास्फीति के साथ जोड़ के इकोनॉमिक्स ने व्याख्या करी कि साहब देखो, पहले तो 2 रुपये के, मतलब पहले तो 10 समोसे आ जाया करते थे 2 रुपये के, और दुनिया खरीद भी रही थी आराम से। आज तो देखो खपत ही कम हो गई, क्योंकि क्या हो गया, समोसे की कीमत बढ़ गई। तो उन्होंने कहा कि साहब ये 132.10 रुपये ना, ये मुद्रास्फीति कम तो ज़रूर दिख रही है, लेकिन लोगों के जीवन स्तर में उतने अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा, इसको तो बोलते हैं लेस्पेयर फार्मूला। लेस्पेयर फार्मूला जब बोलेंगे जब हम भार असाइन करेंगे मात्रा को आधार वर्ष का लेते हैं, वर्तमान अवधि की मात्रा को वेट असाइन करते हैं, भार असाइन करते हैं, तो इस विधि से जो ये निकालते हैं मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं पाशे। क्या बोलते हैं? पाशे विधि। ध्यान रखना, इसको पाशे बोलेंगे, इसको लेस्पेयर बोलेंगे। लेस्पेयर में आधार वर्ष की मात्रा को भार असाइन किया और पाशे में वर्तमान अवधि के मात्रा को भार असाइन किया। इतना देख लेना, और इसको आप चिंता मत करो, 2-3 बार तो रिवाइज करोगे, देखोगे, पढ़ोगे ना, तो अपने आप तुम्हें कई नई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। समझ गए ना। अब हम चलते हैं CPI और WPI पे। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ यार, CPI में जब तुम देखोगे ना, CPI की हम कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे मुद्रास्फीति की, तो उसमें लेस्पेयर और ये फार्मूले काम आएंगे। लेस्पेयर फार्मूला काम आएगा, क्यों आएगा? लेस्पेयर फार्मूला में मेरे दोस्तों सामान्यतः एक बास्केट की बात करता है, ये वेट असाइन कर देता है कि सब घर में ये सामग्री आ रही है, तो इस बास्केट में इस सामग्री को इतना भार असाइन कर दिया।
अभी देख लेते हैं तुरंत। अब एक बार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी देख लो भैया कैसे सीपीआई निकालते हैं। अभी ना इसके बाद हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का भी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, लेकिन एक बार इंडेक्स वाली प्रक्रिया क्लियर हो जाए फिर हम बाकी ये समझेंगे कौन निकालता है, कैसे निकालता है, कितने आइटम कोई बास्केट हैं सीपीआई डब्ल्यूपीआई में, किस मिनिस्ट्री के अंदर का आता है, फूड्स, गुड्स, सर्विसेज, कौन कौन सी चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाता है, बास्केट में किस प्रोडक्ट में कितना वेटेज होता है, वो सारी बातें हम समझेंगे। एक बार इंडेक्स वाला चीज़ खत्म हो जाएगा ना, फिर आपको बड़ा आनंद आने लग जाएगा अन्य चीज़ों में। देखो एक बार ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकाला ये समझ लो। अच्छा, इसको निर्वाह सूचकांक भी बोलते हैं, ध्यान रखना। एग्जाम में अगर निर्वाह सूचकांक के बारे में कोई भी बात पूछें तो समझ जाना, निर्वाह मतलब जीवन निर्वाह करने के लिए। निर्वाह सूचकांक का मतलब क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है वो। इस शब्द को भी पकड़ के चलना। अब मेरी बात समझो। अच्छा मुझे बताओ, जैसे कि यदि 2014 में मैंने कहा कि भाई ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 250 है, क्या है? 250 है, और आधार वर्ष 2001। आधार वर्ष मानती आप इसको 100 मान के चलना, 100 से तुलना हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि कोई औद्योगिक श्रमिक 2001 में कोई सामान, जैसे अपने घर के लिए तेल, साबुन, कंघा या तेल, पेट्रोल हो गया अपनी गाड़ी के लिए, ऐसे सामानों की कोई टोकरी मान लीजिए आप कि ऐसे 10-12 सामान खरीद के लेके आता है और उसमें उसको 100 रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन 2014 में वही सामान खरीदने जाएगा बाज़ार में तो उसको कितने खर्च करने पड़ेंगे? 250 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ये चीज़ समझ गए? आगे देखो, अब सीपीआई कैसे निकलता है ये देख लो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ये आइटम है साहब, हमारे घर में हम देखते हैं कि साहब खाने पीने में ज़्यादा रोज़ सुबह शाम रसोई में खाने के लिए सामान आता ही है, तो खाद्य, फिर ईंधन, कपड़े, किराया, सब मिश्रित, मतलब इसके अलावा और सब कंबाइंड आइटम हमने देख लिए। अब देखो, अब हमने क्या देखा कि आप सभी जानते हो कि सामान्यतः हमारे देश में अगर गरीब अमीर सबको मैं इंक्लूड कर लूँ तो हम देखते हैं कि खाद्य भोजन एक सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम होता है जो डायरेक्ट जीवन को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जो डायरेक्ट जीवन को प्रभावित करता है। तो हमने भी क्या किया, हमारे रोज़मर्रा की जो खर्च की हमारी टेंडेंसी है उसके हिसाब से हम देखा खाद्य और आहार को हमें वेटेज देना पड़ेगा। क्या वेटेज ज़्यादा देना पड़ेगा, तो हमने इसको वेटेज दिया 35। ईंधन पे हम 10 दिया, जैसे जैसे हम जिस चीज़ को जितना यूज़ में लेते हैं उसके हिसाब से हमने वेटेज दिया। सेकंड हमने कपड़े, किराया और बाकी सभी आइटमों को 20 हमने वेट असाइन कर दिया। वेट असाइन देख लिया ना, जो सबसे ज़्यादा जीवन को प्रभावित कर रहा है उन वस्तुओं की एक बास्केट बनाई, मतलब जो भी जैसे खाद्य सामग्री में 100-200 जो भी आइटम आते हैं उन सबको जोड़ के हमने बोला कि ये सामान को आप वेटेज दो सबसे अधिक। इसमें अगर वेटेज हमने क्यों दिया इसको ज़्यादा? वेटेज हमने इसलिए भी ज़्यादा दिया कि वेटेज ज़्यादा देने की वजह से इस खाद्य आहार या इसकी जो बास्केट में जो भी कीमतों में चेंज आएगा उससे डायरेक्ट हमारा ये जो फाइनल मुद्रास्फीति निकल के आएगी ये भी बढ़ जाएगी। अगर आपने इसको कम वेटेज दे दिया और जबकि उसको वेटेज हमें ज़्यादा देना चाहिए था तो मुद्रास्फीति आपकी कम आएगी। इसका इतना प्रभाव हमको दृष्टिगोचर नहीं होगा, समझ गए? तो हमने खाद्य आहार को ज़्यादा वेट दिया, बाकी को उनकी उपयोगिता के अनुसार वेट दिया। किराए को 15 दिया। देखो सीपीआई में हम बाद में जब हम आइटमों के बारे में पढ़ेंगे ना तो किराए में आपको ध्यान रखना, सीपीआई में एक अर्बन निकालेंगे, एक रूरल निकालेंगे। तो अर्बन में जो आइटम की बास्केट है उसमें किराया आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि शहरों में आप देखते हैं अधिकतर सबके मकान होते नहीं, किराए पे ज़्यादा देते हैं, लेकिन गांव में आप महसूस करेंगे कि सबकी अपने अपने मकान वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर जब आइटम ऑफ बास्केट हम तय करते हैं ग्रामीण की तो उसमें किराया हटा दिया जाता है, मतलब वो आइटम की वहाँ ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा देते हैं, समझ गए ना? ऐसे आइटम्स के बारे में अभी समझेंगे कौन कौन सी चीज़ में कौन कौन से आइटम होते हैं। दूसरा, ये आधार अवधि की कीमत रुपये। खाद्य आहार हमने 150 रुपये किया, मतलब 150 रुपये किलो, 150 रुपये का सामान आता है। ईंधन 25 का था, बाकी 75 का था। ये हमने इसकी प्राइस डिफाइन कर दी। वर्तमान में ये जो सामान है उसकी कीमत ये है, ये हमने इस कॉलम में डाल दी। अच्छा अब ध्यान रखना, ये आर क्या है? देखो आर क्या है कि जो वर्तमान की आपकी कीमत है बटा आधार अवधि की कीमत आप लेके, ये आर क्या है? वर्तमान की जो कीमत अवधि है उसमें आप आधार अवधि P0 को डिवाइड कर दो और 100 से
गुणा कर दो तो आपका आर आ जाएगा। ठीक है, 150 रुपये यदि आधार अवधि में 2017 मान लेता हूँ इसको, और वर्तमान को 2020 मान लेता हूँ, तो 2017 में 150 रुपये का ये खाद सामान आया करता था, और अब कितने का आ रहा है, ये 145 रुपये का आ रहा है। इसका मतलब इसमें कितना फ़र्क आ गया कि 96%, मतलब ये इसका कितना है, 96% है, तो 96.67 इसका आर निकल के आ गया। इसी तरीके से ईंधन का निकल के आ गया। अब जैसे ये आपने देखा कि सम मिश्रण में 112.50 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 2017 में यदि आप 100 रुपये खर्च करोगे तो वर्तमान में उसी सामान के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, 112 रुपये 50 पैसे खर्च करना पड़ेगा। ये डेटा क्लियर है, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, समझ गए ना। अब अगली बात, अब जब हम सीपीआई कैलकुलेट करते हैं तो सीपीआई के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा डब्ल्यू आर, और डब्ल्यू क्या है, जो हमने वेट असाइन किया है। ये जो भार असाइन किया ना, भार हमेशा 100 होता है, ये क्या होता है, हमेशा 100 होता है। और ये डब्ल्यू आर क्या होता है, ये जो हमने आर निकाला है इसको इस भार से गुना कर दोगे तो ये डब्ल्यू आर आ जाएगा। इसका जोड़, इस जोड़ को भाग दे देना, जो भी आपने वेट जितना भी असाइन किया है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी सीपीआई आ जाएगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। समझ रहे हो ना। अब देखो, हमने कुछ नहीं किया, 35 को इससे गुणा किया तो ये फिगर आ गई सो कॉल्ड, ये आया 9786 टोटल डब्ल्यू आर का टोटल, और हमने इसमें भार, ये जो भार असाइन किया था 100, इसका भाग दिया, तो अल्टीमेटली 97.86 हमारा क्या आ गया, सीपीआई आ गया। अब इसका बताओ मुझे, 97.86 आया, इसका क्या तात्पर्य निकल के आ रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये है, तो इसका क्या मतलब निकला, अरे भैया इसका मतलब ये निकला कि 2017 में जो तुम 100 रुपये खर्च कर रहे थे, उतने ही सामान के लिए अब आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 97.86 पैसा खर्च करना पड़ेगा। मतलब कि कितना हो गया, 2 रुपये 6 और 4 10 का एक हासिल गया, है ना, तो ये हो गया 14 2 रुपये 14 पैसे, 7 और 2 9, हाँ 2 रुपये 14 पैसे आपको कम खर्च करने पड़ रहे हैं, जो सामान 2017 में आपको सामान खरीदा था या खरीदा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मुद्रास्फीति कम हुई ना, मतलब महंगाई कम दिख रही है ना आपको। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये 97.96 की जगह 105 होता तो हम कहते कि साहब 100 रुपये जो सामान 2017 में हम खर्च कर रहे थे, उतने सामान के लिए अब हमें कितना देना पड़ेगा, 105 रुपये देना पड़ेगा। कहाँ पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, मतलब कि जो दुकान पर हम रिटेलर के पास जा रहे हैं लेने, समझ गए। इसकी अपनी एक बास्केट होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये हो गया 105 रुपये। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम टाटा कंपनी में काम करते थे तो हमारे वहाँ पे अप्रिसिएशन होता है, मतलब कि अप्रेजल होता था, और उसमें हर साल में तनख्वाह बढ़ती थी, कुछ प्रतिशत तनख्वाह बढ़ती थी। सामान्यतः तो ठीक ठाक बढ़ती थी, 15-16%, 12% से बढ़ती थी। एक वर्ष बीच में क्या था, जब ये आई थिंक सब प्राइम क्राइसिस आया था 2007-8 का, उस समय हमारी नौकरी लगी थी, और सब कह रहे थे कि साहब अपने तो 15% की ग्रोथ रहेगी, मतलब अगर आज आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं तो अगली बार से आपको 1,10,000 रुपये मिलने लग जाए, 1,15,000 रुपये मिलने लग जाएंगे। तो उस समय सब प्राइम क्राइसिस आया, तो उस समय तनख्वाह ज़्यादा नहीं बढ़ी, 5-7% ही बढ़ी। हमने कहा यार भाई साहब ये तो कम बढ़ी है, आप तो कह रहे थे ज़्यादा बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा देखो भैया, इस बार जो उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है ना, वो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बढ़ाई है। कैसे, उन्होंने कहा कि देखो साहब अभी 105 रुपये ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो सरकार क्या करेगी, सरकार कोशिश करेगी ये जनता को जो 5 रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं ना, ये कैसे उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो जाए, उनकी इनकम में बढ़ोतरी करने कैसे करी जाएगी, ये 5 रुपये का जो एक्स्ट्रा पैसा इनको देना पड़ रहा है, ये कैसे कवर अप हो जाए। मतलब कि जब आप गवर्नमेंट में होंगे ना, तो इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आप आइडिया लगाएंगे कि भाई ये जो सामान 2017 बेस ईयर के हिसाब से 100 रुपये का आ रहा था, आज 105 रुपये का आ रहा है, क्या कमाई भी इसी अनुपात में बढ़ी है क्या, ये फिर आप जज करोगे। जज करने के बाद आप ये भी देखोगे, देखो ये तो ठीक है 105 रुपये बढ़ गई या कम हो गई, लेकिन असली बात क्या होती है कि जीवन निर्वाह के लिए आप वो सामान खरीद सकते हो नहीं खरीद सकते, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि देखो ये तो आ गया 105 रुपये का, कोई ज़रूरी नहीं है आपको ये सामान बाजार में जाके खरीदना ही है, लेकिन आपकी खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे यहाँ के नागरिकों के वो सामान बाजार में जाके खरीदने की क्षमता होगी, कब होगी, जब ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा बढ़े हैं, ये 5 रुपये का उनको आय का सृजन या आय उपलब्ध करवा दी जाएगी। समझ गए, नहीं तो क्या होगा,
3 रोटी खाते तो 2 रोटी खाने चालू कर दोगे आप लोग, या अपना खर्चा कम कर दोगे। और अपना खर्चा कम कर दोगे तो क्या होगा, इकोनॉमी पे डेंट पड़ना चालू हो जाएगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती चली जाएगी। अगर ये बढ़ रही है आपकी, तो आपको इकोनॉमी को भी बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने से क्या होगा, हमारे पास आय के नए साधन उपलब्ध होंगे, हमारी आय बढ़ेगी, तो क्या होगा, हम इसको मीटअप कर पाएंगे। समझ गए। अब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को भी क्लियर कर लेते हैं। आपको अभी क्या करना है, ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के मैंने की फैक्ट्स लिखे हैं आपके लिए। क्या, इनके की फैक्ट्स लिखे हैं, आप ऐसा कैसा उतारना, इनको समझना। अब दूसरा आपके लिए काम किया है, देखो मैंने मॉस्पी लिखा है और सीएसओ लिखा है, इनके फुल फॉर्म भी देखना। दूसरा डब्ल्यूपीआई पे मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नीचे डीआईपीपी लिखी है, और डीआईपीपी के नीचे लिखा है इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो आपको क्या करना है, डीआईपीपी की फुल फॉर्म ढूंढनी है, ठीक है ना। वैसे आप सबको पता होगी, फिर भी लिख लेना, और आपको फुल फॉर्म लिखनी है। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है डीआईपीपी की, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। ये दोनों जो बाइफिकेशन आपके सामने दिए हैं, इसको एक बार पढ़ लेना। कल हम इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, और कल मोस्ट प्रॉब्ली हमारा इन्फ्लेशन वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। स्पष्ट है। बीच में गैप रहा कि विशेष कारणों की वजह से रहा था, अब इसको दोबारा से कंटिन्यू कर दिया है, और इसको करो, फटाफट निपटाएंगे इसको। कल इसको पूरे क्लास को इन्फ्लेशन वाली को कंप्लीट कर देंगे। कुछ छोटे छोटे बड़े अच्छे अच्छे टिडबिट्स हैं, उनको भी हम लेंगे। और आप विश्वास मानो मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेस्पेयर्स फार्मूला हो गए, पाशे फार्मूला हो गए, इनकी गणना हो गई, ये सामान्यतः सामान्य इकोनॉमिक क्लासेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो मेरा प्रयास ये रहा है कि आप उसके ब्रीफ कंटेंट तक पहुंच सकें, कि कैसे उसको एनालिसिस कर सकें। आने वाले समय में कुछ अन्य ऐसा कोई टॉपिक आपसे टकरा जाता है तो। चलिए आज यहीं इसको फिनिश करेंगे, और इसी नोट पर आज समाप्त करते हैं। इसको पढ़ लेना, कई दिनों बाद आप इसको देखोगे, थोड़ा जोर आएगा तो 2-3 बार देख लेना, जो टेबल्स वगैरह आपके साथ जो फार्मूला डिस्कस करें। और कोई भी समस्या हो तो मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप अवेलेबल रहूँगा। नेक्स्ट क्लास में इसमें कोई भी दिक्कत है तो उसको पूरी कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।